भारत पे जब इस्लामिक रूल नहीं आया था तब भारत के पूरे विश्व के टोटल जीडीपी में लगभग 25% कंट्रीब्यूशन था और बंगाल उसका सबसे अमीर स्टेट हुआ करता था। बंगाल अकेले पूरे भारत के जीडीपी का 50% कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन फिर लगातार इन्वेजन्स होने लगे और लगातार सालों के लूट के बाद खिलजी ने नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ को जलाकर हमारा सारा ज्ञान भी नष्ट कर दिया। और उसके कई साल बाद ब्रिटिशर्स ने हमें इतना ज़्यादा लूटा कि बंगाल, जिसको खुद औरंगजेब जन्नतुल बिलाद कहता था और हुमायूं जिस जगह को जन्नताबाद नाम से बुलाया करता था, वो आज ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है। लेकिन आखिर किस राजा के गलती के कारण बंगाल का आज ये हाल हुआ है और हमारे ग्रंथों में बंगाल को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है? आप में से कई सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आज से लगभग 5000 साल पहले बंगाल पे महाभारत का एक मेन कैरेक्टर राज किया करते थे। लेकिन इस वीडियो में आप उससे भी पहले से जानेंगे कि आखिर वो कौन थे जिसके नाम पर आज बंगाल का नाम पड़ा है। भारत हिंदुओं का देश है। ये आज से नहीं बल्कि कई साल पहले खुद इस्लामिक इन्वेडर्स इंक्लूडिंग मुगल राजाएं खुद कहते थे, क्योंकि हमारे देश को हिंदुस्तान का नाम उन्होंने ही दिया था, जिसका मतलब ही है द लैंड ऑफ द हिंदूज। इसके अलावा भी हमारे देश के कई अच्छे नाम हैं, जैसे कि आर्यवर्त, जिसका मतलब है द लैंड ऑफ द नोबल्स। चाइनीज भारत को तियानसू नाम से बुलाया करते थे, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द हेवन। लेकिन आज हम इसको भारतवर्ष के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि एक समय पे इस पूरे जगह में राजा भरत की राज हुआ करता था और बंगाल का नाम भी इनके ही एक रिलेटिव से आया हुआ है। दरअसल हमारे ग्रंथों के अनुसार दो मेन डायनेस्टीज हुआ करती थी, सूर्यवंश और चंद्रवंश। इसमें से चंद्रवंशी एक महान राजा थे, राजा ययति, जिनके दो इम्पोर्टेंट पुत्र थे, अनु और पुरु। पुरु के वंश में कई जनरेशन्स बाद राजा दुष्यंत का जन्म हुआ, जिनके पुत्र का नाम था भरत। महाभारत में पांडव और कौरव दोनों ही इनके ही वंशज थे। उस तरफ राजा भरत के वंश में कई जनरेशन्स बाद राजा हस्ती का जन्म हुआ, जिसके नाम पर हस्तिनापुर का नाम पड़ा है। और उसी वंश में फिर राजा कुरु का जन्म हुआ और कौरव और पांडव दोनों इन्हीं के वंशज थे। और दूसरी तरफ अनु के वंश में कई जनरेशन्स बाद जन्म हुआ बाली का। ये बाली दरअसल सतयुग और रामायण के बाली से अलग है। इनके 5 एडॉप्टेड पुत्र थे, जिनके नाम हैं सुषमा, कलिंगा, पुंद्रा, अंगा और वंगा। और उनके इन पुत्र ने जिन जगहों को अपना राज्य बनाया, वो जगह उनके ही नाम से जाना गया। ये 5 जगह आज के दिन में बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश की जगह को मिलाकर बना है। और जिस जगह पे राजा वंगा ने राज किया, वही आज के दिन का बंगाल है। महाभारत में जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा बने, तब उनके राजसूय यज्ञ के दौरान भीम ने पहली बार वंगा को जीता था। लेकिन कुछ ही समय बाद पांडव वनवास में चले गए और अंग के राजा कर्ण अपने दिग्विजय कैंपेन के दौरान वंगा और इधर के बाकी राज्यों पे जीत हासिल कर ली। और बाद में ये पूरा रीजियन महाभारत के युद्ध में कौरव के पक्ष से लड़े। महाभारत के युद्ध के बाद पूरे भारतवर्ष में अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित ने शांति की स्थापना की और उसके बाद उसी के वंश ने आगे राज किया। लेकिन कई जनरेशन्स बाद उसके डायनेस्टी ने पावर खोना शुरू कर दिया, जिसके बाद पूरे भारत में कई इंडिपेंडेंट रूलर्स ने राज किया। और फिर एक इम्पोर्टेंट पड़ाव आया भारत के इतिहास में नंद डायनेस्टी के समय पे, जब चाणक्य जैसे लीडर्स का जन्म हुआ और जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करके नंद डायनेस्टी को ख़त्म कर दी और शुरू किया लगभग 150 साल का मौर्यन एम्पायर। इसी समय पे महाभारत के युद्ध में विलुप्त हो गए ज्ञान को राजा अशोक ने फिर से एक और बार रिवाइव किया और भारत को फिर से एक और बार महान बनाया। ये राजा अशोक के ही राज का समय था, जब हमारे ज्ञान और नॉलेज के कारण बाहर से आए हुए ट्रैवलर्स भारत को सोने की चिड़िया के नाम से बुलाया करते थे। इसके बाद हमारे इतिहास का अगला बड़ा पड़ाव था, जब लगभग 250 साल तक चला गुप्ता पीरियड, क्योंकि इसी समय पे नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया गया था बाई कुमारगुप्ता I। लेकिन गुप्ता पीरियड खत्म होने के बाद बंगाल में कई सारे इंडिपेंडेंट रूलर्स ने राज किया, जिस वजह से इस रीजियन पर कांस्टेंट वायलेंस देखने को मिलता था और कोई भी स्टेबल राजा नहीं बन पा रहा था। इस समय पे बंगाल के सिचुएशन को मत्स्य न्याय कहा जाता था, जिसका मतलब होता है द लॉज ऑफ द फिश।
जहाँ बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है। अलग अलग क्लैंस के जितने राजा या चीफ्स थे सब डिस्परेट हो गए थे इस रीजन में शांति बनाए रखने के लिए, और फिर उन सब ने मिलकर एक केपेबल मिलिट्री लीडर गोपाल को इस रीजन का राजा बनाया। इसी के साथ बंगाल में शुरू हुआ एक 400 साल का शांत और पहला बुद्धिस्ट डायनेस्टी, द पाल डायनेस्टी। लेकिन इवेंचुअली हर एक डायनेस्टी अपना पावर खो देती है समय के साथ, इसलिए अगले 200 सालों में ही बंगाल में द बंगाल सुल्तानेट की शुरुआत हो गई, जब बंगाल में इंडिपेंडेंट इस्लामिक रूलर्स रूल करने लगे। और तभी हमारे इतिहास का डार्केस्ट पड़ाव शुरू हुआ, जब नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को जला दिया गया। नालंदा का मतलब है एक ऐसा ज्ञान जो कभी खत्म ना हो। नालंदा में 3 बड़े लाइब्रेरीज थे, रत्नरंजक, रत्नसागर और रत्नोदधि। और रत्नोदधि इतना बड़ा था कि कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स के किताबों में वो लिखते हैं कि ये लगभग 9 मंजिला ऊंची थी। इन तीनों लाइब्रेरीज में हर तरह का ज्ञान और स्क्रिप्चर्स मिलता था, और इवन बाहर के देशों की भी किताब और जानकारी यहाँ मिलती थी। लगभग 10,000 स्टूडेंट और 2,000 से ज़्यादा टीचर्स यहाँ पर रहकर पढ़ते और पढ़ाते थे। चाइनीज़ स्कॉलर और ट्रैवलर हुएन सैंग ने लिखा है कि यहाँ पर सब एक्सट्रीम डिसिप्लिन है, और यहाँ के जो गुरुज है वो पूरे दुनिया में सबसे डीप थिंकर्स में से हैं। नालंदा पूरा ग्रीनरी से भरा है, और यहाँ पर हर कुछ कदम दूर एकदम साफ तालाब हैं जहाँ पर लोटस के फूल भरे हैं। मेडिटेशन स्पेसेस, रिसर्च लैब्स और इवन यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी भी हुआ करती थी। यही एक जगह था जहाँ से भारत का ज्ञान पूरे विश्व में पहुँच रहा था। लेकिन फिर 1193 CE में मामलुक डायनेस्टी का कमांडर बख्तियार खिलजी बिहार में इन्वेड कर दिया और नालंदा को आग से जला दिया। कुछ सोर्सेस के हिसाब से नालंदा के 3 लाइब्रेरीज में इतने ज़्यादा किताबें थे कि वो लगभग 3 महीने से जलते रहे। और सिर्फ किताबें ही नहीं जलाई गई, बल्कि जो ब्राह्मण गुरुज थे उन सब का मास एग्जीक्यूशन कर दिया गया, ताकि वो रेयर ज्ञान पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और फिर कभी वापस जिंदा ना हो सके। इसके कई साल बाद बंगाल में मुगल रूल की शुरुआत हुई, जब अकबर ने इस ज्ञान और कल्चर को फिर से एक बार रिवाइव करने की कोशिश की। और सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि भारत फिर से ग्रो करने लगा था। लेकिन इसके बाद औरंगजेब जैसे राजाओं के जिजिया टैक्स और एक्सट्रीम रिलीजियस इंटॉलरेंस के वजह से बंगाल ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगा था। और फिर 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे इन्वेड किया, और जो प्रॉब्लम्स कई सालों से एक माइनर लेवल पे थी वो अपने पीक पर आ गई। जब ब्रिटिशर्स बंगाल पर पहली बार आए तब बंगाल का डाउनफॉल ऑलरेडी शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी बंगाल ब्रिटिशर्स के लिए एक सोने के खजाने से कम नहीं था, क्योंकि बंगाल तब भी पूरे वर्ल्ड में टेक्सटाइल और शिप बिल्डिंग का हब हुआ करता था। निकोलो कॉन्टी एक 15th सेंचुरी के इटालियन ट्रैवलर थे, और उन्होंने लिखा है कि यहाँ के शिप्स कई गुना बड़ा है उस समय के किसी भी जहाज से। भारत के जहाज बहुत ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं, और इसका डिज़ाइन भी इतना बेहतरीन किया गया है कि अगर एक पार्ट में खराबी आ जाए फिर भी बाकी पार्ट्स चल के उस शिप को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। इवन खुद एक ब्रिटिश जे अविंगटन ने अपने किताब में लिखा है कि बंगाल के शिप्स ब्रिटिश शिप्स से भी कई साल ज़्यादा अच्छे से चलते हैं और ज़्यादा ड्यूरेबल भी है, जिस वजह से ब्रिटिशर्स बहुत फ्रीक्वेंटली कलकत्ता से शिप्स ऑर्डर किया करते थे। और सिर्फ शिप्स ही नहीं बल्कि कई सारे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स जो हम बहुत पहले से यूज़ किया करते थे उसके भी मॉडर्न वर्जन्स निकाले गए। लेकिन हमें इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब हमारा एक्चुअल हिस्ट्री है और बहुत कम लोगों को इन सब के बारे में पता है। अमेरिकन हिस्टोरियन ब्रूक्स एडम्स अपने किताब में लिखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने मैसिव अमाउंट्स का वेल्थ इंडिया से लूटा है, जिस वजह से उनके देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हो पाया। जब ब्रिटिश इंडिया पर आए थे तब इंडिया का पूरे वर्ल्ड के जीडीपी में 25% कंट्रीब्यूशन था, और उनके जाने के बाद इंडिया का जीडीपी बस 2% रह गई, जबकि ब्रिटेन का जीडीपी 3% से 9% हो गई। और ब्रिटिश इन्वेजन के दौरान हमें सिर्फ वेल्थ और नॉलेज का ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे नुकसान हुए हैं जिससे हम आज भी सफ़र कर रहे हैं। मैंने इस वीडियो में जितना शॉर्ट में हो सके भारत के पूरे इतिहास को बताने की कोशिश की है, लेकिन ये सब आज भी हमारे देश के हिस्टोरियंस और इवन जनता भी हिस्ट्री नहीं बल्कि माइथोलॉजी मानती है। और यही साइकोलॉजिकल डैमेज ब्रिटिश ने हमें गुलाम बनाए रखने के लिए किया है। हमारे देश के इतिहास को माइथोलॉजी कह के मिटा देने की कोशिश की है। उनके हिसाब से हमारे देश का इतिहास माइथोलॉजी है, लेकिन अगर उनसे पूछो
कि हमारे देश का नाम स्टेट या फिर रिवर्स के नाम कहाँ से आए, फिर हमारे ग्रंथी हैं जो इसका सही से जवाब देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।